गुड इवनिंग ऑल। अभी आज की क्लास में आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे गूगल फॉर्म के थ्रू ऑनलाइन करने के लिए, और सभी के स्कोर आ चुके हैं। ऑलमोस्ट 45 स्टूडेंट्स ने अपना स्कोर दे दिया है, और बाकी जिनका नहीं हुआ है वो भी दे देंगे। ठीक है, तो जो अभी प्रेजेंट में उपस्थित है उन सभी के साथ ये 10 प्रश्नों का एक क्वेश्चन आया डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें शिक्षण अभिरुचि यानी टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से व्यक्तित्व का कौन सा सिद्धांत शील गुण सिद्धांत का उदाहरण है। आप लोगों ने क्लास में ट्रेड थ्योरी पढ़ी ही है, शील गुण सिद्धांत आपने पढ़ाई है ना। तो शील गुण सिद्धांत जब पढ़ते हैं तो दो शील गुण सिद्धांत आपके सामने आते हैं, एक तो है आपका ऑलपोर्ट का और एक है कैटल का। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में आप लोगों को फ्राइड का मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन दिया आपको ऑलपोर्ट का व्यक्तिगत स्वभाव का सिद्धांत, एडलर का व्यक्तिगत मनोविज्ञान का सिद्धांत और लेविन का क्षेत्र सिद्धांत। ठीक, तो सबसे पहले तो आंसर तो हमारा हो गया इसमें ऑलपोर्ट, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड थ्योरी। ऑलपोर्ट ने जो ट्रेड थ्योरी दी है उसमें 3 ट्रेड उन्होंने बताए हुए हैं, और अभी आप लोग चैट बॉक्स में फटाफट अपना आंसर दें कि वो ये आज की क्लास एक रिवीजन क्लास ही रहेगी आप लोगों की। ठीक है, तो फटाफट आप लोग आंसर दें कि कौन कौन से 3 ट्रेड हैं, फटाफट जल्दी से आप। ठीक है, जल्दी से दें। आंसर सुनने से पहले आप लोग जो भी आपको आता है लिखिए उसको, जिससे आपका रिवीजन हो जाता है। ठीक है, तो व्हाट आर दीज 3 ट्रेड्स गिवन बाय ऑलपोर्ट। तो ये 3 ट्रेड हैं आपके। पहला है कार्डिनल ट्रेड, दूसरा आपका है सेंट्रल ट्रेड, और तीसरा होता है आपका क्या, सेकेंडरी। तो कौन कौन से 3 ट्रेड है, कार्डिनल, ठीक है, सेंट्रल एंड सेकेंडरी। कार्डिनल ट्रेड क्या होता है, ऐसा ट्रेड जो बहुत कम मात्रा में लोगों में पाया जाता है। और कम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कोई भी गुण हमारे अंदर होता है, कोई भी ट्रेड हमारे अंदर होता है, तो आप जानते हैं कि कभी कभी कुछ ऐसी कंडीशंस आती हैं जब हम उस ट्रेड के अकॉर्डिंग बिहेवियर नहीं कर पा रहे होते। तो कार्डिनल ट्रेड ऐसा होता है कि जो हमेशा, चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, कैसी कंडीशन हो, इंसान के बिहेवियर में दिखाई देता है। उदाहरण के लिए आपका कर्ण का दानवीर होना, गांधी जी का अहिंसावादी होना, है ना, ये, या फिर हरिश्चंद्र का सत्यवादी होना, ये सब इसमें आते हैं। ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, वो आप लोग के साथ मैंने डिस्कस किया हुआ है, आप दोबारा से वीडियो देख सकते हैं। फिर आता है सेंट्रल ट्रेड एंड सेकेंडरी ट्रेड। बाकी इसके बारे में जानना है तो आप वीडियो देखिए, वहां से जानिए, अदरवाइज फिर हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो भटक जाते हैं उससे। फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत भी व्यक्तित्व का ही सिद्धांत है। एडलर का व्यक्तिगत मनोविज्ञान सिद्धांत भी व्यक्तित्व का ही सिद्धांत है। अब यहाँ पर ध्यान दो, अभी इसमें एक और प्रश्न बन सकता था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सिद्धांत व्यक्तित्व का सिद्धांत नहीं है। लेविन की जो ये फील्ड थ्योरी है ये एक प्रकार से लर्निंग थ्योरी है। लेविन ने ये सिद्धांत, क्षेत्र सिद्धांत दिया है आपका अधिगम के लिए। ठीक है, तो ऊपर के तीनों व्यक्तित्व के सिद्धांत हैं, लेकिन चौथा वाला व्यक्तित्व का सिद्धांत नहीं है। ठीक, तो ये भी एक प्रश्न आप लोगों के इसमें बन सकता है। कंटेंट पढ़ने के बाद हमें जरूर ध्यान देना चाहिए कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व मूल्यांकन उपकरण एक प्रक्षेपी परीक्षण है। विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट टूल ऑफ पर्सनैलिटी इज अ प्रोजेक्टिव टेस्ट। अब ये प्रोजेक्टिव टेस्ट का मतलब क्या होता है, पहले तो ये पता होना चाहिए क्या होता है प्रक्षेपी परीक्षण। आप में से कोई बता सकता है? प्रोजेक्टिव टेस्ट क्या होता है, प्रक्षेपी परीक्षण क्या होता है? तो जो जिस वीडियो में असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी डिस्कस किया हुआ उसको आप देख लीजिए, डिटेल में समझ लीजिए। ठीक है,
तो ये पता होना चाहिए आप लोगों को प्रोजेक्टिव क्या होता है, तो उसके बाद ही हम आगे देख सकते हैं। बट फिलहाल के लिए प्रश्न में प्रोजेक्टिव टेक्निक जो हमारे पास हैं उनमें आपका रोरशा का इंक ब्लॉट टेस्ट है ना, मैं लिख दे रहा हूँ, इंक ब्लॉट टेस्ट। टीएटी है, थेमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट, किसने दिया है ये रोरशा ने दिया हुआ है आपका। और ये किसने दिया आपका, मुरे एंड मॉर्गन ने दिया मार्गन हुआ है। मोरे ने। ठीक है। इसमें कितने कार्ड होते हैं, 10 कार्ड होते हैं, 5 कलर्ड, 5 आपके ब्लैक एंड व्हाइट। इसमें कितने कार्ड होते हैं, 30 कार्ड होते हैं, 10 10 10, 10 फॉर मेल, 10 फॉर फीमेल एंड 10 फॉर मेल एंड फीमेल बोथ। और कोई भी एक व्यक्ति मैक्सिमम 20 कार्ड्स यूज कर सकता है। ये आपका टैट के लिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इसके अलावा एक और सर हाँ बोलिए। सर ये 30 कार्ड है, 31 कार्ड है, क्योंकि एक ब्लैंक कार्ड भी था ना, इसी में था। वो 30 कार्ड ही काउंट होते हैं उसमें, जब आपका टेस्ट होता है तो उसमें 30 कार्ड को यूज करते हैं, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो इसके अलावा एक और होता है आपका सीएटी, है ना, चिल्ड्रन एपरसेप्शन टेस्ट। तो चिल्ड्रन एपरसेप्शन टेस्ट जो है वो बेसिकली 10 से या 10 साल तक के बच्चों के लिए है। और टैट में भी एज लिमिट है, 10 से ऊपर के बच्चों के लिए या कहें कि एडल्ट्स के लिए इसको यूज करते हैं। थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लीजिएगा आप लोग, क्योंकि इतना डिटेल यहाँ डिस्कस करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये आपके सारे के सारे प्रक्षेपी यानी प्रोजेक्टिव टेक्निक्स है। प्रोजेक्टिव टेक्निक में क्या होता है कि बच्चों से हम कुछ ऐसे एक्टिविटी करवाते हैं, कुछ ऐसे हम उनसे डिस्क्रिप्शंस लेते हैं, है ना, जिसके बेसिस पे उनकी पर्सनैलिटी इनडायरेक्टली प्रोजेक्ट हो जाती है, और उसी को हम प्रोजेक्टिव टेक्निक कह देते हैं, ठीक है। बाकी बहुत डिटेल में जाने के लिए आप फिर वो वाला वीडियो देख लीजिएगा दोबारा से। भारतीय संदर्भ में व्यावसायिक मार्गदर्शन के लिए सबसे उपयुक्त चरण कौन सा है। इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट मोस्ट एप्रोप्रिएट स्टेज फॉर द वोकेशनल गाइडेंस। तो वोकेशनल एजुकेशन हम कहाँ से शुरू करते हैं, सेकेंडरी एजुकेशन से हम शुरू करते हैं इसको, माध्यमिक अवस्था। देखो, प्रारंभिक अवस्था में तो हम वोकेशनल एजुकेशन देते नहीं है। वोकेशनल मतलब जानते ही हैं आप ना, ऐसा कोई कौशल जिससे बच्चा अपना जीवन यापन कर सके, यानी कि कोई लाइफ की जो जरूरत है उनको पूरा करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, कोई भी अगर कौशल की बात करें हम, तो कहाँ देते हैं, प्रारंभिक में दे नहीं सकते उसको, इसलिए माध्यमिक में देना उसको शुरू कर देते हैं, ठीक है। बेसिकली 9 to 12 दिया जाता है वो, लेकिन कुछ आयोगों ने 6 वर्ष के, सॉरी 6th क्लास के बाद से उसको इंट्रोड्यूस करने की सिफारिश रखी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ये मैं रिवीजन करवा रहा हूँ इसलिए बहुत स्लोली स्लोली बोल रहा हूँ, आप लोग को मौका दे रहा हूँ कि जब मैं कुछ स्टेटमेंट कह रहा हूँ उससे पहले आप थोड़ा रिकॉल करें। आपको लगता है कि जो लोग वीडियो देखेंगे बाद में उनके लिए ये है, आपको लगता है कि अगर इसके बारे में आप जानते हैं तो आप उस समय पॉज कर लीजिए, और जो जो आप जानते हैं वो सब कुछ आप लिखिए कॉपी में, एक नोटबुक लेकर के बैठिएगा आप पढ़ने के लिए। तभी फायदा है वीडियो का, कोई भी चाहे वीडियो देख रहे हैं आप, तो उसको लिखिए, फिर उसके बाद आप उसको रिज्यूम कीजिए वीडियो को, और फिर चेक कर सकते हैं कि कितना आपका जो अपना असेसमेंट था वो सही था, क्या कुछ कम था, तो उसको आप फिर नोट कर लीजिए। शिक्षा का समाजशास्त्र है, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है आप लोगों के लिए, आपके सिलेबस में जुड़ा हुआ भी है रिसेंटली। मैं फिर से बताना चाहूंगा कि जो ये क्वेश्चंस हैं हम एलटी का जो पेपर 1 है उत्तराखंड का, उसके लिए डिस्कस कर रहे हैं। इसमें एकेडमिक एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चंस आने हैं, 5 यूनिट है उसकी, ठीक है। बाद में होता है कि कभी कोई वीडियो देख रहा हो तो उसको अंदाजा नहीं आता है मैं किसके लिए इसको पढ़ रहा हूँ। और बाकी अगर कोई नेट की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा हो उसके लिए भी हेल्पफुल होगा। लेक्चर स्क्रीनिंग के रिगार्डिंग भी कुछ प्रश्न इसमें देखने को मिल सकते हैं आपको, केवीएस एनवीएस के भी अगर आप तैयारी करें वहां पर आपको हेल्पफुल होगा। बट वहां पर ये शिक्षा का समाजशास्त्र वाला टॉपिक नहीं है, फिलहाल तो नहीं है, बाद में आएगा तो अलग। तो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन इज अ ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, मानव विज्ञान की एक शाखा है, नहीं है, ठीक है मतलब, लेकिन इतना सही है उत्तर ये नहीं होगा इसका, ठीक है। फिर आपका शिक्षा संस्थानों में शामिल समाजशास्त्रीय प्रक्रियाओं का विश्लेषण है, बिल्कुल ये होता है।
समाज का एक अध्ययन भी सोशियोलॉजी कहलाता है, बट सोशियोलॉजी कहलाता है वो। अ स्टडी ऑफ सोसाइटी इज सोशियोलॉजी, नॉट सोशियोलॉजी इन एजुकेशन या सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। ये सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन पूछ रहा है, इसका ध्यान रखना है, तो ये ऑप्शन इसका इसलिए नहीं होता है। एक विज्ञान जो आदिम समाजों का अध्ययन करता है, ये भी नहीं है। ठीक है। तो सोशियोलॉजी का एजुकेशन में क्या इम्पैक्ट है, सोशियोलॉजी के प्रैक्टिसेस से एजुकेशन में क्या आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो उससे संबंधित जो बातें होती है, विश्लेषण होता है, वो आपका सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है। आई होप आप समझ रहे होंगे, प्लीज रिस्पॉन्स करिएगा एक बार। समझ में आ रहा है? बहुत ज्यादा हाँ डिटेल सर। है ना, और डिटेल यस सर। करना ना। देखो, एक रिविज, सर मेरा आज का ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये है कि आप लोगों का रिवीजन हो जाए अच्छे से, जो कुछ आपने पुराना पढ़ा हुआ है, क्योंकि आप कि किसी के मार्क्स 6 आए हैं आउट ऑफ 10, किसी के 8 आए हैं, किसी के कम भी आए हुए हैं, तो उस सभी के लिए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद्यालय मूलतः सामाजिक संस्थाएं हैं। स्कूल्स आर बेसिकली सोशल इंस्टीट्यूशन एज। ठीक है। वे भावी पीढ़ियों में हमारी संस्कृति के मूल्यों को संरक्षित और स्थापित करते हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि विद्यालय एक सामाजिक संस्था है जो क्या करती है। सामाजिक संस्था क्यों कहेंगे इसको हम? कोई भी जो इंस्टीट्यूशन होता है, वो क्या करता है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं बताइए? शैक्षिक संस्थाएं शिक्षा देने का काम करती है या नहीं करती है? बताइए, है ना। और ऐसी हाँ सर, करती है। जुडिशरी इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनको हम कोर्ट बोलते हैं। कोर्ट्स भी तो, कोर्ट जो हमारे होते हैं ना, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब क्या है आपके? ये जुडिशरी इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी कि न्यायिक संस्थाएं बोलते हैं। क्या करती है? न्याय देने का काम करती हैं। करती नहीं करती है? तो सोशल इंस्टीट्यूशन क्या करेंगे? सामाजिक जो गतिविधियां हैं उससे संबंधित होंगे, तो वे हमारे पीढ़ियों, भावी पीढ़ियों में हमारी सांस्कृतिक संस्कृति के मूल्यों को संरक्षित और स्थापित करते हैं। समाज में जो संस्कृतियां हैं चली आ रही हैं, उनके मूल्यों का संरक्षण करना, यानी कि उनको प्रिजर्व करना, और साथ में फिर उनको आगे बढ़ाना, ये काम ये करती है। सामाजिक प्रकृति के उपाय सुझाते हैं। वे सामाजिक समस्याओं का समाधान सुझाते हैं। वे समाज द्वारा स्थापित किए जाते हैं। तो क्या उत्तर है होगा बताइए इसका? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा इसका? सर फर्स्ट। ठीक है, सर पहला। पहला। क्योंकि पहले वाले प्रश्न, पहले वाले ऑप्शन में बाकी तो आपके ऑलरेडी इंक्लूड हो ही जा रहे हैं, है ना। समाज द्वारा स्थापित किए जाते हैं, इसको छोड़ दिया जाए तो बाकी प्रगति के सुझाव हो गया, आपका सामाजिक समस्याओं के समाधान, सब इसके अंदर इंक्लूड है। तो पहला ऑप्शन इसका सही ऑप्शन हो गया। क्यों है, क्या है, तो जो सोशियोलॉजी की क्लास होगी उस पर फोकस करिएगा तो जानेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिक्षा में अवसरों की समानता का तात्पर्य, बड़ा अच्छा प्रश्न ये मुझे अपनी तरफ से लगा था, क्योंकि इसमें डाउट होने के चांसेस ज्यादा थे। तो पहला तो, जो कि अभी क्लास से पहले सर ने डिस्कस किया था, कि ये मेरे को लगा ऐसा हो सकता है, और वो डेफिनेटली 90% चांस है कि लोगों को यही लगे कि ये इसका एक सही आंसर हो सकता है। ठीक है, तो देखिए, पहला तो इसका, एक मिनट ना, हाँ, शिक्षा में अवसरों की समानता का तात्पर्य प्रत्येक छात्र, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन इम्प्लाइज दैट ईच स्टूडेंट, प्रत्येक छात्र की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करना। ठीक है, तो पास एग्जामिनेशन विद फर्स्ट डिजिट, तो क्या प्रथम श्रेणी से परीक्षा उत्तीर्ण करना, इसमें समानता वाली बात कहाँ आ रही है? तो ये तो इसका ऑप्शन होगा ही नहीं, है ना। फिर है आपका, को समान संख्या में किताबें और स्टेशनरी मिलती है। ये हो सकता है, लेकिन ये एक बहुत ही, कह सकते हैं कि संकीर्ण, यानी कि बहुत नैरोअर टर्म में हो जाएगा। अपनी योग्यता और रुचि के अनुरूप बच्चे को सुविधा देना। बच्चा चाहे किसी भी, माना कभी होता है ना ऐसा, कि कोई बहुत गरीब बच्चा है और एक बहुत अमीर बच्चा है। अमीर बच्चे को तो आप सारी सुविधाएं दे दे रहे हैं, जिसके वो योग्य भी नहीं है, जिसे डिजर्व भी नहीं करता। लेकिन जो गरीब बच्चा है वो डिजर्व तो कर रहा है, लेकिन आप उसको सुविधा नहीं दे रहे हैं। तो ये कह रहा है कि जो बच्चे की योग्यता है ना, उसकी एबिलिटी है, उस एबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको सुविधाएं दी जाए। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। कहीं पर किसी प्रश्न में अगर आप लोगों को डाउट आ रहा हो तो प्लीज रोक के बोल दीजिएगा। अब यूनेस्को का
प्रतिवेदन सीखना आंतरिक खजाना दिया गया, किस वर्ष दिया गया है? ये हिंदी ट्रांसलेशन में थोड़ा गड़बड़ हो गया है ना। यूनेस्को रिपोर्ट लर्निंग द ट्रेजर विद इन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर नोट रखें, है ना। बताइए कौन से ईयर में दिया गया है ये? अब तो आपको याद भी हो गया होगा, रिकॉल हो जाएगा, बताइए जल्दी बताइए। यूनेस्को रिपोर्ट लर्निंग द ट्रेजर 96। 96 में दिया है, ठीक है। तो इसका आंसर 96 है। इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा हल्का सा इसके बारे में, क्योंकि क्लास में तो मैं डिस्कस नहीं कर सकता, इसका सिलेबस में नहीं है ये। आप अपने इस तरह से थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, लर्निंग द ट्रेजर विद इन का मतलब क्या होता है ना, इस तरह से। फिर है व्हेन इंटरनेशनल काउंसिल फॉर ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन वाज फाउंडेड, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी बताइए। तो इसको भी आपने सिर्फ याद करना है, थोड़ा सा एक आध चीजें उसके बारे में लिख लेंगे। देखो एक बात याद रखना, आपने इस क्वेश्चनर में नया प्रश्न देखा, इसको आपने नोट किया, आगे से तारीख लिख दी, कभी लाइफ में आपको ये याद नहीं हो पाएगा। अगर अब आपने इसको सर्च किया, आपने सर्च किया इंटरनेशनल काउंसिल फॉर ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन, तो कुछ ना कुछ कंटेंट आएगा, उस कंटेंट को थोड़ा बहुत पढ़िए आप, चाहे एक पैराग्राफ पढ़िए, दो पैराग्राफ पढ़िए, क्या था वो, है ना। तो आप देखिएगा कि आपको वो लंबे समय तक याद भी रह जाएगा। सिर्फ डेट रट लोगे तो याद नहीं हो पाएगा, हमको रटने की तरफ नहीं जाना है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? अभी दो रिस्पॉन्स तो अभी आ रहे हैं, देखो 45 को 47 हो गए। इस समय कौन दे रहा है टेस्ट ये? आगे बढ़ते हैं। व्हाट परसेंट of the national budget was suggested by कोठारी कमीशन to be spent on education, ये है आपका 6%। ऑलमोस्ट इसके बाद भी जितने आयोग नीतियां आई हैं उन्होंने 6% ही उसको रखने का प्रस्ताव दिया है। आपके लिए एक प्रश्न है कि नई शिक्षा नीति 2020 में भी ये प्रस्ताव रखा गया है कि जीडीपी का कितना प्रतिशत हमें शिक्षा पर खर्च करना चाहिए, ये सर्च करिएगा आप लोग, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क हो गया। तो कोठारी आयोग के अनुसार 6% इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। विच कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट टाइटल एज एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, ये तो मुझे लगता है कि अब तो रट ही गया होगा आप लोगों को ना। तो किस आयोग ने अपनी रिपोर्ट शिक्षा और राष्ट्रीय विकास नामक शीर्षक सरकार को प्रस्तुत की? ऑप्शन बताइएगा। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, नेशनल एजुकेशन कमीशन, जिसको ना पता हो तो बता देता हूँ, इसको हम कोठारी आयोग भी कहते हैं, क्योंकि कोठारी राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। कोठारी नाम से ज्यादा फेमस है ये। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को हम बोलते हैं क्या? राधा कृष्ण आयोग भी कहते हैं इसको। ये सिलेबस में नहीं है आपके। सो यहाँ पे नेशनल, थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था, भारतीय शिक्षा आयोग और इसमें ना फिर राष्ट्रीय था, तो इसलिए फिर ध्यान आ गया कि ये मैं नया वाला है। थोड़ा बताता हूँ आपको। भारतीय यानी इंडियन, तो ये ब्रिटिश टाइम का है। इंडियन एजुकेशन कमीशन हम बोलते हैं हंटर कमीशन को, जो कि आई थिंक 82 में आया था शायद। अब उसको देख लीजिएगा एक बार, है ना। तो ये तो ब्रिटिश टाइम का हो गया। तो ये है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, जो कि कोठारी आयोग के नाम से ज्यादा जाना जाता है। अगर कोठारी आयोग लिखा होगा तो आप उसको इजीली समझ जाओगे, नहीं लिखा होगा तो कंफ्यूजन हो सकता है जिसने ना पढ़ा हो तो। माध्यमिक शिक्षा आयोग को मुद्रा आयोग भी कहते हैं, तो इसका उत्तर तो आपका राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ही है। तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का जो टाइटल है उस वो आपका एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उनको याद रखना, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, आपको 1 to 1 सब कुछ पता होना चाहिए इसके बारे में। हाँ, तो इस प्रकार से ये जो 10 प्रश्न थे, मुझे लगता है कि काफी लाभ मिला होगा आप लोगों को इस डिस्कशन में। मिला या नहीं मिला बता देना ईमानदारी से, ठीक है। और इस तरीके के प्रश्न जब आप करते हैं ना, तो आप याद रखें, सिर्फ उस प्रश्न को जो दिया गया है उसका उत्तर नहीं ढूंढना आपको, उसके बाकी जो ऑप्शन है उनके बारे में पढ़ना है। जैसे अब आपके सिलेबस में तो नहीं है, तो इसलिए मैं कहूंगा कि एडलर वगैरह मत पढ़ना आप, ये जरूरी नहीं है। बट बाकी तो आप पढ़ सकते हो। जैसे यहाँ पर आपका कैटल का सेक्शन पीएफ है आपका सिलेबस में, ठीक है।
MMPI का फुल फॉर्म क्या है ना, लिखवा रखा है आप लोगों को, तो इसको करिए, इसको याद रखिए आप लोग। ऐसा। अब कोठारी आयोग आ गया, तो कोठारी आयोग का मतलब उसमें क्या क्या चीजें हैं, और रिकॉल करिए उसको आप। ठीक है। ये तो आई होप कि आज के लिए मतलब अभी इस क्वेश्चन के लिए इतना काफी होगा। अगर कोई प्रश्न आप लोगों का तो पूछ लीजिए।